मैं अमरजीत झा। आज हम एक नवीन विषय वस्तु के साथ फिर आज उपस्थित हुए हैं। इसमें हमें आज इस बात पर चर्चा करना है कि जीवन क्या है, जीवन का अधिकार क्या है। जीवन के संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा है। हम इसे भारतीय संविधान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के भीतर किस प्रकार से जीवन के अधिकार की वर्णन की गई। जीवन का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। हमें मर्यादा पूर्ण रूप से जीवन जीने का अधिकार है। सवाल है कि जीवन मेरा कैसा हो। यदि हम भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर देखें तो जीवन पर मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा जीवन दूसरों के लिए भी समर्पित होना चाहिए, लेकिन उसके अच्छे सत्कर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए। परोपकाराय पापाय परिपीडनम, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये ऐसा जीवन, जिस जीवन का एक ऐसा इतिहास बने जो इतिहास की सुगंध से अनेक समय तक, सदियों तक, कई सदियों तक उसके उस क्षण का दर्शन उस काल को कराया जाता है। ये सुगंध, आप जिस राह, जिस पथ से चलते हैं, लोगों का जीवन एक ध्यानाकर्षण, उस लोगों का जो ध्यान है वो उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो, हमारी तरफ आकर्षण हो, यह जीवन जीवन है। तो ऐसा जीवन का उद्देश्य सुभाषितानी के श्लोक के अनुसार होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, शर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपके द्वारा सभी व्यक्ति सुख का भागी, कोई दुख का भागी ना बने, ऐसी नीति, ऐसी कर्म, ऐसी व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि संस्कृत यह भी कहता है व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, व्यवहार से मित्र जाने जाते हैं। तो जीवन के संदर्भ में हमारी संस्कृति भी इस जीवन को अनेक तत्वों से परिभाषित करने का कार्य किया। ये मानव शरीर के भीतर यदि कोई महत्वपूर्ण चीज है तो आत्मा है। आत्मा छिद्यन्त न पावक। ये आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, फटती नहीं, लेकिन ये आत्मा, ये हमारा शरीर जो धारण किया हुआ है, जो अपना कर्तव्य पथ को आगे बढ़ाते हैं, वो सदियों तक वो इतिहास बनाता है। ये ऐसी व्यक्ति की आत्मा को ही महान आत्मा के रूप में उसे विभूषित किया जाता है। अब चलिए, भारतीय संविधान सभा के भीतर में ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक चरित्र के व्यक्ति कार्य द्वारा भारत का संविधान में यह स्थापित की गई। चलिए यहाँ आप देखिए, जीवन का अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में पड़ता है। 21 कहता है, जो मूल संविधान के भीतर में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बस सिर्फ इतना ही बात की चर्चा इसमें पहले किया गया था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता है हमारा, यानी यह शरीर जो हमारा प्राण को धारण किया है, धारिता मेरा शरीर है, ये शरीर और प्राण की स्वतंत्रता है। लेकिन बाद में जब संविधान जब हमारी आरंभ हो गई तो यह शब्द कुछ अपने आप में चर्चा का मुद्दा बना। माननीय उच्चतम न्यायालय में यह एक याचिका आई कि प्राण क्या है, माननीय न्यायालय परिभाषित करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का व्याख्याता कहा जाता है। तो प्राण की परिभाषा देने में सुप्रीम कोर्ट को लंबा समय लगा। प्राण का अर्थ सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बताया। अब आया कि ये जीवन क्या है, ये जीवन क्या है। तो जीवन के रूप में दिया कि जब भी कोई इंसान स्वच्छ वायु ग्रहण करे, प्राण का उन्होंने जीवन बताया। और उसके बाद प्राण के रूप में हमारा जो जीवन है, गरिमामय युक्त वातावरण, गरिमा युक्त जीवन जी सके, ये मेरा जीवन है।
जीवन किसी की दासत्व के रूप में नहीं। तुलसीदास जी रामचरित मानस में बोले, लिखे हैं, पराधीन सपनों सुख नाही। ये दास जो पराधीनता की अवस्था है, ये जीवन नहीं, जहां अपने हिसाब से हम नहीं चला सकते। तो यहाँ कहा कि प्राण एवं दैववंता का गरिमा युक्त जीवन, मानवीय जीवन जीना। लेकिन इस जीवन को फिर जीवन क्या है, तो जीवन को प्रभावित करते हुए कहा गया स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, यह चीज हमें चाहिए। ये जीवन, यदि कोई आदमी सही भोजन कर रहा है, सुपाच्य है, उसका डाइटरी सिस्टम ठीक है, इसका जीवन ठीक है। जल जीवन है, जल ग्रहण कर रहा है, जल उपलब्ध है, तो ये हमारा जीवन है। वायु का यदि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जीवन है। इसी प्रकार से 86वां संविधान संशोधन 2002 86 एमेंडमेंट 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सिर्फ जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया। ये शिक्षा को जोड़ दिया गया। और शिक्षा को क्यों जोड़ा गया? कारण एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन को समझ सकता है कि हमें किस प्रकार की कार्य करनी है, जनयुक्त कार्य हमें करनी है, क्या स्व सिद्धांत पर ही कार्य करने वाला ही मेरा जीवन है। शिक्षा इस समाज की कड़ी को जोड़ता है, राज की कड़ी को जोड़ता है, राष्ट्र की कड़ी को जोड़ता है, और उसके नजरों में वह विश्व को एक आत्मा के रूप में मानता है और विश्व एक परिवार बनता है। तो इस प्रकार से शिक्षा एक सिक धातु से बना, सिक धातु का अर्थ विनम्र हो जाना, और जिसके पास विनम्रता आता है वो अपने जीवन के सर्वस्व गुणों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ये मर्यादा के साथ जीवन जीना ही ऐसा जीवन है जहां आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे वो एक इतिहास बन जाएगी, और इतिहास के पन्नों पर आने वाला पीढ़ियां उसको दर पर ढोती चली जाए। अब है इसके अनुसार, अब जीवन के अधिकार के साथ यदि जोड़े तो जीवन तो बड़ी अनंत विषय है। मुझे कर्तव्य प्रायण इस रूप में भी होना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार से जी सके, जैसे इसमें ऐसा देखा जाए। लोक नीति के अनुसार यदि आपकी जीविकोपार्जन हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो हमारी समाज को प्रभावित कर दे वह जीविकोपार्जन आपके दायरे में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(7) के तहत इस बात को परिभाषित किया है कि नशीली पदार्थ, मादक पदार्थ, तस्करी जीविकोपार्जन के दायरे में नहीं आता। लखनलाल बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीविकोपार्जन को परिभाषित करते हुए कहा था, नशीली पदार्थ, मादक पदार्थ, तस्करी जीविकोपार्जन के दायरे में नहीं आता। अर्थात वो किसी का जीवन लेने वाला है, हम ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते। लेकिन सरकार की ही बाध्यता होती है, सरकार को इससे टैक्स अधिक आते हैं। भारत के कुछ राज्य में 5 राज्य शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया ताकि मनुष्य एक गरिमा युक्त जीवन को जीने में किसी प्रकार की उसे बाधा का सामना नहीं करना पड़ सके, उसे कलंकित जीवन नहीं जीना पड़ सके। इन बातों को लोक नीति के अनुसार हमारे जीवन को पार्जन होना चाहिए, अर्थात सत्कर्म से जो काम करे ये मेरा जीवन होना चाहिए। कुकृत्य कर्म करके जीव को पार्जन करना धमाधमा ये श्रेष्ठ व्यवस्था नहीं है, ये जीवन का पाठ का हिस्सा नहीं। अब है पर्यावरणीय अधिकार। पर्यावरण को जहां हम संरक्षण दे सके, इस चीज की वर्णन डीपीएसपी के भीतर भी आई, लेकिन यहां भी इस बात को कहा गया है कि पर्यावरण को संरक्षण हो, पर्यावरण का विकास हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहिए। विदेश यात्रा करने का हमें अधिकार है। मेनका गांधी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा है कि विदेश यात्रा करना हमारे जीवन का अधिकार है। महात्मा गांधी ने कहे थे कि विदेश से यदि कोई अच्छी बात को सीख करके अपने जीवन के संस्कार को, सदगति को आगे विकास कर सके तो हमें करने का अधिकार है। तो किसी की विषय वस्तु को, अच्छाई को नकल करके यदि हम अपने जीवन को एक स्वर्णिम पल की ओर अग्रसर कर दें तो इस प्रकार का जीवन भी जीवन है, यानी विदेश यात्रा करना भी हमारा जीवन का अधिकार के दायरे में आता है।
प्राइवेसी का अधिकार हमारा जीवन का अधिकार है। ये किसी चीजों की गोपनीयता भंग करने से कोई भी व्यक्ति आहत हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो ये चीज करने का अधिकार नहीं, ताकि यह हम देखें हमारे व्यवहार से यदि कोई आदमी प्रभावित हो जाए तो ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य के दायरे में नहीं आता। महिला को सम्मान करना यह एक जीवन के दायरे में आता है, लेकिन यदि आप महिला को सम्मान न करें तो अपमान करने का भी हक किसी को नहीं। अब महिला को यदि अकेले हल करते भी कोई कर रहा है तो महिला के जीवन को प्रभावित कर रहा है, उसके सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए बाधाएं जहां उपस्थित हो जाए तो जीवन को प्रभावित करना हो जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने का अधिकार किसी का हक नहीं है और न कोई कर सकता है, ये हमारा जीवन है। अब मैं आपको एक बता दूं, यह जीवन एक ऐसा हो जो आपकी तुलना वहां के लोगों द्वारा होना चाहिए। जैसे रामायण में बहुत कुछ आदर्श व्यवस्था है, राम एक आदर्श जीवन को जीने का पूरी प्रयास किए हैं, मर्यादा की सीमा को एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान को प्राप्त किया है, एक अच्छे पुत्र बनने का, एक अच्छे पिता बनने का, एक अच्छे राजा बनने का। लेकिन यहाँ पर राजा और एक परिवार में देखा गया कि परिवार से भी ऊपर मेरा राजधर्म है। राजधर्म की बेरियां उनकी पांव में होने के कारण वह कुछ पारिवारिक मुद्दा पर अपने आप को नहीं जुड़ पाए। उसके सामने में उन्हें लगा कि अल्प सुख है, बृहद सुख मेरी प्रजा है और प्रजा के सुख से ही राजा का सुख है। पिता और पुत्र का संबंध तो राजा का और प्रजा के बीच में होता है। तो ये जीवन एक आदर्श जीवन आज ही मुझे संदेश देता है। हालांकि रामायण का सभी पात्र एक मर्यादा के साथ है, तो जीवन उसे कहता है, वो अनुकरणीय। लक्ष्मण जैसा भाई कोई हो सकता है, लक्ष्मण नहीं हो सकता। यहाँ एक आदर्श है आपके अपने जीवन में, हमारे जीवन में यदि हम कुछ आदर्श को उपस्थित कर दिया तो जीवन का एक स्मृति चिन्ह हम यहाँ पर उपहार दे दी। यह व्यवस्था होनी चाहिए, यह चीज जीवन के दायरे में आता। अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपना ऐतिहासिक निर्णय देने का कार्य किया। इस निर्णय में अनेक स्तरों से प्रकाशित भी किया गया है और ये आने वाला समय में प्रकाशित होती रहेगी। परमानंद बनाम बिहार सरकार के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस के गोली से जख्मी हो जाए तो उसे पहले जेल नहीं भेजना है, उसे पहले चिकित्सा व्यवस्था करना है और चिकित्सा के तहत उसकी समुचित इलाज जब हो जाए तब उसको जेल भेजना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति का जीवन खत्म हो, और एक व्यक्ति का मृत्यु यदि इस प्रकार का होता है तो न जाने उससे कितनी नकारात्मक रूपरेखा हमारे समाज के बीच में आ जाती है। इसलिए सभी के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ भी एक न्याय हो, यह भी एक जीवन का आधार है। अब एक बात देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट दिया है जो जीवन से जुड़ा हुआ है। अब मैं इसको इस रूप में जोड़ता हूँ। देखिए, यहाँ पैसिव यूथनेसिया और एक है एक्टिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में लाइलाज और मरणासन स्थिति में यदि कोई मरीज है तो एक्टिव है, तो यह कोर्ट का आदेश नहीं हो सकता है। इस प्रकार का सुख मृत्यु का अधिकार जो है यह सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा यह होना चाहिए, वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया का शिकार व्यक्ति को मृत्युदंड का अधिकार दिया, एक्टिव यूथनेसिया का अधिकार नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया में मूल अंतर यह है कि यह लाइलाज और मरणासन स्थिति में है, फिर भी मरीज को कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है मरने के लिए। लेकिन पैसिव यूथनेसिया में जीवित रहने वाले उपकरण को हटाया जाएगा, इसमें उपकरण हटाया जाएगा, इसमें उपकरण नहीं हटेगी। अब यहाँ देखिए, यदि कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया, ठीक है, वह लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया, फिर भी वो अपने आप को नहीं मर सकता है। यदि
वह अपना वसीयतनामा बना लिया और अपने होश हवास पे बनाया है, किसी के दबाव पर नहीं बनाया। उसके पूरे नर्वस सिस्टम काम सही ढंग से कर रहे हैं, तो अपने जीवन काल में ऐसा वसीयतनामा बना सकता है। इसे क्लास 1 मजिस्ट्रेट से उसको प्रूफ करवाना हो, शपथ पत्र देना हो। उसके बाद यदि वो हॉस्पिटल या उसको लिखता है, हॉस्पिटल में 20 वर्ष के अनुभवी डॉक्टर, ध्यान रखें, हॉस्पिटल में 20 वर्ष के अनुभवी डॉक्टर उस पेशेंट को कहता है कि अब ये जीवन नहीं बचा सकता है, इसकी बचना मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति अपना ऐसा वसीयत को बनाने का अधिकार रखता है। यदि पेशेंट नर्वस है और वो नहीं बना सकते हैं, तो उनका कोई भी उत्तराधिकारी इस बात को बना सकता है, लेकिन आम सहमत से रहने के बाद वो पहले क्लास 1 मजिस्ट्रेट से उसे शपथ पत्र ले लेंगे, और शपथ पत्र लेने के बाद वो डॉक्टर की टीम यह सूचना देगा। डॉक्टर जो 20 वर्ष के होते हैं, जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, वो हॉस्पिटल डीएम को सूचना देगा। अब डीएम इस बात की वास्तविकता की वेरीफाई कराने के लिए 3 सदस्यीय एक चिकित्सक टीम का गठन करेगी, और वो मुख्य जिला चिकित्सक पदाधिकारी होते हैं। मुख्य जिला चिकित्सक पदाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठन होगा। वो हॉस्पिटल की यात्रा पर जाएंगे। 20 वर्ष के अनुभवी डॉक्टर्स बोर्ड जो उन्हें कहा है कि हाँ ये नहीं बच सकते हैं, ये उन्हें उनके सामने इस बात का प्रमाण देंगे। डायरी यह सूचना फिर क्लास 1 मजिस्ट्रेट जो शपथ पत्र बनाए हैं, वो जाकर के उस हॉस्पिटल में इस बात का वेरीफाई करने के बाद ये सम्मत सूचना डीएम को जाता है। डीएम फिर वो डॉक्टर्स टीम को आदेश दे सकते हैं कि ठीक है, आप इनके जीवन का उपकरण जितने भी शरीर में लगा हुआ है, एक एक मशीन को आप हटा लीजिए। वह एक एक मशीन हट जाएगी। धीरे धीरे आप चैन से मर सकते हैं। यानी हम रोते रोते मानव आए हैं, यहां से हंसते हंसते जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अमर अकबर एंथोनी की फिल्म के गाना गाते हुए उन्होंने जजमेंट दिया कि मैं यहाँ जो जीवन जिया बहुत ही बेहतर तरीके से जिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो फिर इसमें रोने की बात क्या है। इसलिए वैसे भी अध्यात्म कहता है, माया जब हमारे शरीर को, हमारे विचार को अपने अंतःग्रस्त कर लिया है, तो हमारा बुद्धि विवेक माया के अनुसार चलती है। आप इस चीज को धीरे धीरे त्याग दीजिए, और उसके बाद आप चैन से भगवान के पास जाएं, तो इसी को मुक्ति करते हैं, इसी को मोक्ष करते हैं, जो भगवान के शरण में चले गए। ये आत्मा हमारे शरीर का चीज है, और आत्मा परमात्मा के पास चला गया, जहां से बनकर आया था, तो ये मोक्ष हो गया। और यदि हमें मोक्ष नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से फिर वो आध्यात्मिक की बात हो जाती है। तो आध्यात्मिक की बात को लेकर के अपने संविधान को नहीं जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मा को परमात्मा से मिलन करने का अवसर यहाँ पर मिल गया है। ये भारतीय संविधान का भी एक रूपरेखा यहाँ दर्शा रहा है। ये जीवन की शैली का चरित्र ऐसा होना चाहिए। जैसे पेड़ दूसरों को छाया देता है, पेड़ दूसरों को फल देता है, गाय दूसरों को दूध पिला रही, तो मेरा जीवन भी दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए। और को भी धर्म के अनुसार भक्ति का यह मानव सेवा जो होता है, वो सबसे बड़ा सेवा है। ये जीवन का लक्ष्य ही है। भारतीय संविधान इसी बात को आधार भी बना रही है। अब देखिए, पैसिव सुनिश्चित के बाद यानी यह चीज अब पूरी क्लियर हो गया। तो अब चलिए एक अधिकार का मामला जीवन से जोड़ा गया है, जो आता है निजता का अधिकार। यह काफी गंभीर सवाल है। जब हमारी संविधान बनी, तो बनने के बाद निजता जैसा विषय वस्तु सामने में उपस्थित भी होने लगा। तो निजता का सवाल यहाँ पर आ गया कि निजता के बारे में देखा जाए, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि विश्व के कुछ देशों में भी अधिकार निजता का था। स्वीडन, बिना सूचना का कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में सूचना नहीं ले सकता है। स्वीडन, अमेरिका में निजी सूचना प्राप्त करने के लिए भी उसके कानूनी तरीके अपनाए गए हैं। जर्मनी में भी अधिकार है। उस सिंगापुर में 2012 में यह कानून बना था कि मरने के 10 वर्ष बाद भी व्यक्ति की सूचना को आप प्राप्त नहीं कर सकते।
सिंगापुर में, और ऑस्ट्रेलिया में भी 1998 में यह कानून बन चुका है। तो भारत ने भी विश्व के इस संविधानों की तुलनात्मक रूप से इस सिस्टम को अपनाया है कि निजता का अधिकार भी हमारा जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। इसके भीतर क्या सब आ सकता है कि अब देखिए, आप निर्णय ले सकते हैं। आपका निर्णय लेना आपका निजी मामला है, लेकिन जो निर्णय हमारे जीवन को, दूसरे के जीवन को, समाज को, राष्ट्र को प्रभावित कर दे, यह निर्णय आप अकेला नहीं ले सकते। जैसे एक छोटी सी उदाहरण से समझिए, बच्चे आज स्कूल नहीं जाना चाहते, ये बच्चे का निजता का मामला नहीं है। वह स्वस्थ है बच्चा, वो नहीं जाना चाहता। बच्चे में हठ योग होता है, वो नहीं जाना चाहता। उसके माता पिता भी कह दें कि नहीं जाना चाहता है। तो शिक्षा का अधिकार मेरा जीवन का अधिकार है। यहाँ आप शिक्षा बच्चे को सही ढंग से दे नहीं पा रहे। एक शिक्षा एक ऐसी बात हो जो विनम्रता के सूचक हो। विद्या ददाति विनम्र मिन्याति याति पात्रत्वां पात्रत्वां धनं पुनोति धनात् धर्मः तथा सुखम्। इस शिक्षा इस बात का विनय का सूचक हो। इसलिए आपको वहां पर अपना डिसीजन लेना होगा कि नहीं, बच्चे को विद्यालय जाना है। एक बात। अब चलिए, शारीरिक, यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ, यानी मेल और फीमेल के बीच में शारीरिक संपर्क कायम होता है, ये उसकी रजामंदी से होता है, यह उसका निजता का मामला है। लेकिन यदि कोई महिला इस प्रकार के संबंध स्थापित करने के बाद, शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद यदि वो गर्भवती हो जाए, तो बच्चे को जन्म देना महिला पर निर्भर करेगा, ये उसका निजी मामला है। या अबॉर्शन कराएगा तो शरीर की जो क्षति होगी, उस क्षति की भरपाई करने का काम उसके पुरुष को करना पड़ेगा। ये उसके जीवन का अधिकार है कि जीवन किसी प्रकार से उससे प्रभावित नहीं किया जा सके। अब है चुनावी सूचना भी, आपको उसी सूचना को दिया जाएगा, सार्वजनिक किया जा सकता है, जो सभी जनता को जानने का हक है। कोई निजी मामला से जोड़ करके आप किसी बातों को रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए सार्वजनिक चीज से जो जानकारी होगा उसको दिया जा सकता है। अब है हमारी आधार। आधार ये मेरा अपना मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ताकि वो पहचान हमें देता है कि हमारा ये आधार है, तो मेरी पूरे शरीर की पहचान उसके साथ है। इसलिए आधार में सरकार की 36 योजना में आधार को लिंक से जोड़ा गया है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय में भी एक विवाद रहा कि नहीं, आधार जीवन का अधिकार का हिस्सा कैसे दे दें। यदि एक आधार का नंबर से कोई भी बात किसी व्यक्ति को जानकारी दिया जाता है, और भारत का इतना सूचना तंत्र मजबूत नहीं है कि कोई किसी से आसानी सूचना ले ले, तो फिर हम आधार को कैसे दे दें। यह सवाल तो एक गंभीर सवाल थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नहीं, आप कुछ मामले में आधार आपको देना होगा जो सरकार की योजना से रिलेटेड है। तो 36 योजना को सरकार ने इसमें जोड़ा। लेकिन कोई छोटी छोटी मामला को लेकर, जैसे कोई मोबाइल का आप सिम लेते हैं, तो उसमें आपको अंगूठा लगाना होता था, आपको आधार देना होता था, आधार लाइए और नंबर पाइए। तो इस प्रकार से अब किसी कंपनी को आप ये आधार नहीं दे सकते। जब हम लोग, हमारे हिंदुस्तान में 14% आबादी शिक्षित थी, जब आजाद हुआ हमारा देश, तब भी हम अंगूठा लगाने वाले की संख्या ज्यादा था। अब 100% आदमी को अंगूठा लगाना पड़ रहा है। तो सोच डालन इसे उचित नहीं समझा, कहा कि नहीं, एक दृष्टिकोण से यह भी उचित नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण का उन्होंने हवाला दिया था कि आधार से किसी व्यक्ति की पूरी समग्र सूचना लिया जा सकता है, तो सरकार इस बात को इंश्योर कर दे कि हाँ, अब ये सूचना हम पूरे व्यक्तियों को रिजर्व रख सकते हैं। यह हमारा सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं है। स्विट्जरलैंड की सूचना तंत्र काफी मजबूत है तुलनात्मक रूप से। तो सरकार ने अभी तक इस बात को इंश्योर नहीं कर पाई, तो कुछ कंपनियों के साथ इसे आधार को इसमें जोड़ना उचित नहीं समझा। वैसे भी आधार नंबर किसी व्यक्ति को अपना गोपनीय रखना चाहिए, किसी की सार्वजनिक करने का विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, जीवन को प्रभावित कर सकता है। हमारे जीवन को कोई आतंकित भी नहीं कर सकता है, डराने का काम नहीं कर सकता, धमकाने का काम नहीं कर सकता है, हमारे जीवन को कोई कष्ट में नहीं ला सकता है। हम यात्रा में जा रहे हैं और यात्रा में जाने पर मेरे शरीर को कोई दबा नहीं सकता है। ये शारीरिक स्वतंत्रता है,
इसके भीतर जो हमारा प्राण धारण है, शरीर जो धारण किया हुआ है, ये प्राण की भी स्वतंत्रता है। इस प्रकार से हमारा स्वतंत्रता का अधिकार एक जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। निजता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का एक भाग है। ध्यान रखिए, निजता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का एक भाग है, न कि पूरी मामला में आपको निजता का अधिकार। जैसे एक रूम के अंदर बैठकर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो यह हमें जानकारी लेने का अधिकार नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप विवाह अपने मन से कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति अपने मन से कर सकते हैं, यह आपका निजता का अधिकार है। यहाँ अपना कर सकते हैं, क्योंकि अपने जीवन का फैसला ले सकते हैं आप। लेकिन ऐसा कोई फैसला आपका नहीं होना चाहिए जिससे हम दूसरे के जीवन को प्रभावित कर सकें। किसी को झूठ बोलकर जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये हमारा भी अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को प्रभावित करना। अब देखिए, इस प्रकार से प्राण और दायित्व स्वतंत्रता को जीवन के अधिकार के साथ यह जोड़ा गया। अब है ये जीवन अपनी सुखद क्षण को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसको कोई प्रभावित नहीं करे। तो इस चीज को यदि देखा जाए तो पूरी मौलिक अधिकार से यह अधिक अनुच्छेद जुड़ा हुआ है। इसीलिए जनता को मौलिक अधिकार में इतनी व्यापक अधिकार दे दिया गया कि इस अधिकार की तुलना यदि हम विश्व में करते हैं तो किसी भी देश के पास इतना बेहतरीन मौलिक अधिकार नहीं है। अब आप इसको हर चीज से ऐसे से जोड़ लीजिए। जैसे निवारक विरोध अधिनियम आर्टिकल 22, हमें कस्टडी में तब तक नहीं ले सकता तब तक कि हमारा 19 आर्टिकल को खत्म नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है, तो 20 और 21 हमारा जिंदा रहेगा। हमें उस समय भी कोई हत्या नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता है। इसलिए जैसे अब इस चीज को ऐसे देखिए, कोरोना प्रकरण को दान को लेते हुए यदि सरकार की गाइडलाइन जारी होती है कि हमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना। क्यों नहीं निकलना है? क्योंकि एक कोरोना ऐसे वायरस ऐसा है जो किसी व्यक्ति के पॉजिटिव हो जाने पर दूसरे को पॉजिटिव कर देगा। ये कतार से कतार को जोड़ सकता है। हमें यहाँ रोका जा सकता है। यदि हम बाहर जाने का काम करेंगे, पुलिस का अधिकार है कि आप दूसरे के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। यदि हमारा मन मस्तिष्क इस बात की धारणा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि नहीं हमें जाना ही है, आपको हमें रोका जाएगा, क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव किसी दूसरे को प्रभावित कर सकता है। कोई लाइलाज बीमारी है, कोई संक्रामक रोग है, उसी व्यक्ति को दूर रखने का हक है। उसके साथ घृणा नहीं करनी। ये मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये मेरा जीवन के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। उसके साथ में प्रेम करना चाहिए, लेकिन दूरियां बनाती नजदीक जाने से कोरोना प्रभाव डाल सकता है। तो एक निश्चित दूरियां भी रखा गया कि हमें आपको कोरोना पॉजिटिव से कितना दूरी से हट के बात कर सकते हैं। ये सभी चीजों की एक जीवन, ताकि हमारी आपकी जीवन बरकरार रह सके। जीवन यदि खत्म हो जाएगा तो फिर अधिकार किस बात की? अब जो व्यक्ति ये जीवन को धारण किया हुआ है उसी के लिए सारा अधिकार है, उसी के लिए 6 मौलिक अधिकार है। उसी के अनुसार से आपने जीवन समाज के हिसाब से आप दे सकते हैं। अब इस चीज को देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसका? व्यक्ति का। अब मानव का क्रय विक्रय शोषण, क्या आपको लगता है किसी व्यक्ति की मानव का क्रय विक्रय हो तो आपका जीवन एक सुखद क्षण महसूस कर सकता है? ये जीवन ये महसूस कराता है कहां से? मेरी आत्मा से। आत्मा यदि हमें दूसरों की सेवा करने के बाद यदि मुझे सुख और चैन से मुझे एहसास करा दे, ये मेरा जीवन है। इस चीज को जीवन कहा गया। अब इसी प्रकार से धार्मिक अधिकार भी हमें दिया गया है। धर्म कहीं यह नहीं कहता अंतःकरण की शुद्धता नहीं, आत्मा की शुद्धता, जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो सके। हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो यह उसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा के अधिकार को भी इतना व्यापक अधिकार के साथ उसमें दिया गया कि माता वैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता न शवते सभा मध्य हंस मध्य बकोरे था। यदि कोई दाम्पत्य किसी बच्चे को जन्म दे देते हैं तो जन्म देना उसका अपना निजी मामला है, निजता का अधिकार है उसे, लेकिन उस बच्चे को भी जीवन का अधिकार है। उसे आपको उचित शिक्षा देना होगा और शिक्षा ऐसा हो जो उसके जीवन को इस दिशा में जीवन का अनुभव मिल सके।
एक आदर्श व्यक्ति को एक पहचान के रूप में उसका जीवन जीने का मौका मिल सके, एक समाज और राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिल सके। इस प्रकार से यह व्यवस्था मेरे जीवन का अधिकार है। जीवन के अधिकार को बड़े आध्यात्मिक तथ्यों से जोड़ करके भारत के भीतर, भारतीय संविधान के भीतर लाया गया। सूरजवाला ने यह भी बात को कहा है, चंद्रचूड़ साहब का स्टेटमेंट है, इस अधिकार को हम जितना अधिक दूर तक ले जाना चाहेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय को इस पर और भी परिभाषा देने की आवश्यकता वक्त पर पड़ेगा, और ये मामला उस पर चल भी रहा है। तो निजता का अधिकार एक काफी व्यापक अधिकार है। इस अधिकार के संदर्भ में यही काम होना चाहिए जो मेरा अधिकार है, इस शरीर से एक बात को जोड़कर अपने कर्म से जोड़ेगा। बस सिर्फ मेरा अधिकार यही है। इंसान गीता के अनुसार भी वही एक ही काम कर सकता है जो उसका कर्म है। कर्म के अलावा हमारे आप का कोई भी काम संभव नहीं है करना। इसलिए कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये कर्म करते रहिए और इसी में हम लोगों की सदगति है। मेरा जीवन है और समाज और राष्ट्र का जीवन भी हो सकता है। एक सेवा भाव की भावना का आधार ये हमारा जीवन का अधिकार है। इस संदर्भ में एक आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हमें भी संतुष्टि मिलेगी। तो हम फिर एक नवीन तथ्य के साथ फिर से उपस्थित होते रहेंगे और यह चीज आगे क्रम में जारी रहेगी। धन्यवाद।